हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिन साइंस के प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद साइन अप लॉगिन करने के बाद आप जाना इस वाले सेक्शन में, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। अवतल दर्पण में यदि मुख्य फोकस से होकर प्रकाश किरण आपतित हो तो परावर्तन के बाद वह किरण कहां से होकर जाएगी। अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण है ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो अगर प्रकाश किरण ऐसे मुख्य फोकस से होकर के जाती है ना, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है, ऐसे मुख्य फोकस से होकर के आपतित होती है प्रकाश किरण दर्पण पे, तो परावर्तन के बाद ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर जाएगी। ये नियम है, समझे आप, ये नियम है। अगर दर्पण पर आपतित मुख्य फोकस से होते हुए होती है प्रकाश की किरण, तो परावर्तन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर इसके ठीक विपरीत हुआ तो, यानी अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। रीट्रेस कर दो अब पाथ को, तो आंसर है मुख्य अक्ष के समानांतर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है तो परावर्तित भी उसी पथ पे हो जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए। ये भी आपको ध्यान में रखना है, समझे आप। अगर मान लीजिए कि वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित होती है प्रकाश किरण दर्पण पर, तो परावर्तन के बाद उसी रास्ते लौट जाएगी। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल और धातु की अभिक्रिया से क्या बनता है। जब अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है लवण, यानी कि सॉल्ट, और बनता है हाइड्रोजन गैस। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबकीय क्षेत्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वर्षा, वायु, मृदा किस प्रकार के कारक होते हैं। अगर हम इकोसिस्टम को देखते हैं तो इकोसिस्टम में आपको बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को अगर हम देखते हैं तो हमें उसमें जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों दिखते हैं। दोनों मिल करके ही इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तो अजैविक कारक के अंदर आपके आते हैं ये सारे के सारे निर्जीव। जो भी निर्जीव है अजैविक कारक के अंदर, और जो सजीव है वो जैविक कारक के अंदर। तो देखो, जैविक कारक तो होगा नहीं, उपभोक्ता वो होते हैं कंज्यूमर, ये होगा नहीं। उत्पादक, ये सारे तो जीव होते हैं ना हमारे, उपभोक्ता, उत्पादक, ये सारे सारे तो सजीव होते हैं। अजैविक हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है अजैविक कारक है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादक वो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सारे के सारे सजीव हैं, तो जैविक कारक के अंदर आएंगे। ठीक, और इस उत्पादक को खाने वाले उपभोक्ता होंगे, वो भी सजीव है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक कारक यानी कि निर्जीव घटक। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली की मुख्य विशेषता क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली, सारी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली हमें देखने को मिलती है। ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से। क्या खासियत है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, या फिर इसी को चयनात्मक पारगम्य बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या हुआ, चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या हुआ कि गिने चुने हुए पदार्थों को ही, यानी कुछ चुनिंदा पदार्थों को ही ये अपने से होकर के क्रॉस करने देती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पदार्थ को एंट्री दे देगी कोशिका के अंदर और किसी भी पदार्थ को कोशिका से बाहर एग्जिट जो है होने देगी। गिने चुने पदार्थों को ही अपने से होकर के ये क्रॉस करने देती है, इसीलिए हम इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा सपोषी जीव, यानी कि हरे पौधे जो है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लेते हैं, है ना,
बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी ले लेते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूप में बदलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो और मिट्टी से पानी लेते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है ग्लूकोज में। अच्छा, ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाएगा श्वसन प्रक्रिया में। जो ग्लूकोज बच जाएगा उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ये क्या होता है? फर्मेंटेशन, किण्वन, अवायवीय श्वसन, है ना, अवायवीय श्वसन। किण्वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन बोलते हैं। अगर ये अवायवीय श्वसन ईस्ट में होता है, खमीर में, तो क्या बनता है? एथेनॉल बनता है, यानी कि अल्कोहल बनता है ना। तो इसीलिए ईस्ट का इस्तेमाल जो है शराब बनाने में किया जाता है। अगर यही अवायवीय श्वसन हमारे पेशी कोशिका में हो, मसल सेल में हो, तो लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसे बोलेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक अम्ल किण्वन, और इसे बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक किण्वन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्ती है, पत्ती में आप जानते हैं कि स्टोमेटा होता है, यहाँ से जो जल की हानि होती है गैस के रूप में, इसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ठीक, आपको ये एक कंपाउंड दिया गया है, बताना है IUPAC नाम क्या है। कंपाउंड हमारे पास ये है, CH3 का होल थ्राइस है और फिर CCH3। सबसे पहले तो आप इसको खोल लो। खोलेंगे कैसे? देखो, ये कार्बन है, इससे लगा हुआ ये CH3 है, इस वाले कार्बन से 3 CH3 लगा हुआ है। देखो CH3 और ब्रैकेट के बाहर 3 है, मतलब 3 CH3 है इस वाले कार्बन से लगा हुआ। तो एक CH3 ये हो जाएगा, दूसरा CH3 ये हो जाएगा, तीसरा CH3 ये हो जाएगा। IUPAC नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चैन चुनते हैं। कार्बन की आप लंबी श्रृंखला चुन लो। आप एक ही चैन बनाना है आपको जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। तो आप चाहे जैसे बना लो, चाहे आप इसको ऐसे बना लो, ऐसे आप एक सेलेक्ट कर दो। आप एक चैन में मैक्सिमम 3 ही कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं। चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक, चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे भी कर लो, आप मैक्सिमम 3 ही कार्बन को, आप 3 ही कार्बन का चैन आप ढूंढ पाओगे। मैक्सिमम 3 कार्बन का ही चैन आपको मिलेगा। इसके बाद क्या करना होता है? जो बाहर छूट गया उसके हिसाब से हम लोग नंबरिंग करेंगे कार्बन का। आप चाहे इधर से नंबरिंग करो 1 2 3, चाहे आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3। ये दोनों जो बाहर छूट गया है ये दूसरे नंबर पर ही आएगा। ये जो CH3 होता है ना, इसका नाम होता है मिथाइल। इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। तो जब हम IUPAC नाम लिखते हैं तो जो बाहर छूट जाता है सबसे पहले उसका नाम लिखते हैं विथ पोजीशन, है ना, पोजीशन के साथ। तो देखो पोजीशन क्या हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर जो छूटा है बाहर वो दोनों के दोनों CH3 ही है, मिथाइल ग्रुप ही है। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे। मान लो इसके लिए हम लोगों ने 2 लिख दिया, कॉमा इसके लिए भी हम लोग 2 लिखेंगे। 2 2 हो गया ना। 2 बार मिथाइल आया है तो मिथाइल से पहले हम लोग क्या करेंगे कि डाई लगा देंगे, डाई मिथाइल। समझ में आया? डाई मतलब 2, मिथाइल मतलब CH3, 2 CH3 है। पोजीशन दोनों का सेम टू सेम है, इसलिए 2,2 लिख दिया। तो 2 डाई मिथाइल। इसके बाद ये जो आपने लॉन्गेस्ट चैन चुना है इसका नाम लिखेंगे। तो 1 2 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप आता है, तो प्रोप कर दिया। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसमें हम लोग N लगा देंगे। तो ये हो गया 2 डाईमिथाइल प्रोपेन, 2 डाईमिथाइल प्रोपेन। सी हमारा राइट आंसर। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है? तो प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन। इसका सिक्रीशन हमारे जठर ग्रंथियों के द्वारा अमाशय में होता है। तो अमाशय में सिक्रीट होता है ये पेप्सिन। और प्रोटीन पचाने वाला एक एंजाइम सिक्रीट होता है अग्नाशय से भी, जिसे कहा जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों के दोनों डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमसे पेप्सिन के बारे में पूछा गया है। सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जाती है? सबसे अधिक विविधता पाई जाती है लैंगिक जनन में।
डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन में सबसे ज़्यादा जो है विविधता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होते हैं, बच्चे उत्पन्न होते हैं, उनमें समानताएं बहुत ज़्यादा होती है, विविधताएं बहुत कम होती है। एक तरंग की चाल आपको दी गई है 300 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये चाल है, ये तरंग दैर्ध्य है 75 सेंटीमीटर, लैम्डा है। आवृत्ति चाहिए, एफ चाहिए। वी लैम्डा एफ में क्या रिलेशन होता है, तो वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में एफ होता है, राइट। ये 300 मीटर है। देखो हर्ज में आंसर आपको चाहिए, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज होता है। लैम्डा जो है आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से भाग लगा करके, और आपको चाहिए एफ। यहां से एफ आ जाएगा 300 बटे में 75 गुने में 10 पे पावर -2, ये हो जाएगा 300 बटे में 75 और ये गुने में 100, ये ऊपर चला जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये, चलो काटते हैं 25 से, 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 25 चौके में 100, 4 तिहाई 12, फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार में, 400 हर्ट्ज। सी हमारा राइट आंसर। मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के प्लांट को चुना था, इसके पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे एक कारण ये था कि मटर का जो प्लांट है, इसकी जो जीवन अवधि है वो कम है, तो कम समय में ज़्यादा पीढ़ियों तक वो अध्ययन कर पाते हैं। इसके बाद मटर के अंदर जो है स्पष्ट विपरीत गुण होते हैं और उनका परागण नियंत्रित किया जा सकता है। एक तो कारण था कि जो लाइफ स्पैन है, जीवन अवधि है, जीवन काल है मटर का प्लांट का, वो छोटा है, तो कम टाइम में वो ज़्यादा पीढ़ियों तक स्टडी कर पाते हैं। दूसरा कारण है कि स्पष्ट विपरीत गुण मटर के प्लांट में पाए जाते हैं, यानी प्लांट जो है या तो हमें बौना देखने को मिलता है या फिर लंबा देखने को मिलता है ना। पुष्प या तो सफ़ेद है या फिर बैंगनी है, तो स्पष्ट जो है स्पष्ट विपरीत गुण हमें देखने को मिलता है। उसके बाद स्वपरागण कराया जाए या फिर पर परागण कराया जाए, ये सारे जो परागण है वो आसानी से किया जा सकता था। तो ये सब कारण है, मेनली यही 3 कारण है कि एक तो लाइफ स्पैन छोटा है, दूसरा स्पष्ट विपरीत गुण है, तीसरा परागण कराना उनमें चाहे स्वपरागण हो पर परागण हो आसान है। इसीलिए जो है मेंडल साहब ने मटर के प्लांट को चूज किया था। क्योंकि मटर के पौधे बहुत बड़े होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मटर के पौधों में केवल एक ही गुण पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मटर के पौधे आसानी से नहीं उगते हैं, तो ये भी नहीं है। 3 कारण कौन कि भाई मटर के प्लांट का जीवन अवधि जो है छोटा है, दूसरा स्पष्ट विपरीत गुण पाए जाते हैं, तीसरा उनमें परागण कराना आसान है, चाहे स्वपरागण हो चाहे पर परागण हो। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। यदि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है ना, बिंदु ए है, बिंदु बी है, इनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु ए से बी जाकर पुनः ए पर लौटती है, कोई वस्तु ए से ऐसे बी पर जाती है और फिर पुनः ए पर लौट आती है। इस पूरी यात्रा में कुल समय 10 सेकंड लगता है, ऐसे जाने में और आने में। टोटल मिलाकर के टाइम कितना लग गया? 10 सेकंड। ऐसी स्थिति में औसत वेग क्या है? अच्छा, औसत वेग पूछा है, तो औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों समान ही है, तो विस्थापन 0, तो औसत वेग 0 है ना। औसत वेग बराबर विस्थापन बट्टे में समय, विस्थापन 0 तो औसत वेग 0। डिटर्जेंट किस प्रकार के जल में अच्छी तरह कार्य करता है? यानी कि अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक आप सुनते हैं। साबुन जो है ये मृदु जल में अच्छे से झाग देता है, लेकिन जो कठोर जल होता है उसमें नहीं देता है। कठोर जल किसको बोलते हैं? अगर जल में कैल्शियम आयन मौजूद है, अगर जल में कैल्शियम आयन मौजूद है, मैग्नीशियम आयन मौजूद है, तो ऐसे जल को हम लोग कठोर जल बोलते हैं। और साबुन ऐसे कठोर जल में झाग नहीं देता है, क्योंकि साबुन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन आयंस के साथ रिएक्ट कर देते हैं और बनाते हैं अवक्षेप, जो आपको यहाँ पर वाइट दिखाया गया है, तो झाग नहीं देते हैं। लेकिन यह समस्या अपमार्जक के साथ नहीं है, डिटर्जेंट के साथ नहीं है, चाहे पानी कठोर हो या मृदु हो। यानी पानी में चाहे ये आयंस मौजूद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही प्रकार के जल में अच्छे से झाग देते हैं, है ना, अच्छी तरह ये कार्य करते हैं। साबुन
केवल मृदु जल में अच्छे से झाग देगा, कठोर जल में नहीं देगा। अपमार्जक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कठोर जल हो मृदु जल हो, दोनों केस में अच्छे से झाग देते हैं। कठोर जल किसको बोलेंगे? यदि पानी में ये आयंस मौजूद है तो हम उसे कठोर जल बोलते हैं। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती है तो मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो बनता है लवण जल और मुक्त होती है हाइड्रोजन गैस, माफ करिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो तब मुक्त होती है ना जब अम्ल की अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं केवल मेटल के साथ, और ये कब मुक्त होती है? जब हम अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं केवल मेटल के साथ नहीं, मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का उदाहरण है? अलैंगिक जनन का उदाहरण है तो हमारा आंसर हो जाएगा वनस्पति प्रवर्धन, या इसी को कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, है ना, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, है ना, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अलैंगिक प्रजनन है ये। अंकुरन क्या होता है? आप बीज को मिट्टी में डाल देते हो, बो देते हो, फिर वहां से जो छोटा सा प्लांट, नन्हा सा प्लांट निकलता है, पहली बार जो प्लांट निकलता है उसी को हम लोग अंकुरन बोलते हैं। परागन क्या होता है? परागकण का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। अलैंगिक जनन का उदाहरण है तो कायिक प्रवर्धन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जड़ तना पत्तियों से पौधों को उगाना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यदि किसी विद्युत उपकरण का वोल्टेज 220 वोल्ट है तथा पावर 110 वाट है तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी? तो आपको V दिया हुआ है, P दिया हुआ है और आपसे I पूछा है। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू में I होता है ना, यहाँ से आप I लिख लो। पावर है 110, V का मान 220 और यहाँ से आपको I चाहिए। तो I बराबर हो जाएगा 11/22 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। बी हमारा राइट आंसर। एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में कौन सा बंध पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? एलिफैटिक कार्बन यौगिक हम लोग उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ आप यौगिक देखते हैं जिसमें रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बंद यौगिक होता है, वो बंद रिंग होता है। चाहे वो बेंजीन है, चाहे ये साइक्लोब्यूटेन है, चाहे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। तो ऐसे यौगिक हम लोग एलिफैटिक कार्बन यौगिक नहीं बोलते, ये सब साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक यौगिक है, चक्रीय यौगिक है ये सब के सब। एलिफैटिक यौगिक में क्या होगा कि ओपन चैन होगा, है ना, ऐसे ये लीनियर हो सकता है या फिर ब्रांच हो सकता है, ऐसे ओपन होगा ना कि रिंग साइक्लिक फॉर्म में होगा। तो कौन सा बंध होता है? तो सहसंयोजक बंध होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैस से द्रव तथा द्रव से ठोस में होने वाले रूपांतरण को क्या कहा जाता है? गैस है, ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इसको क्या बोलते हैं? गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। कंडेंसेशन कहलाता है, संघनन कहलाता है। और लिक्विड का ठोस बन जाना, सॉलिड बन जाना, यानी कि जम गया ये, है ना, फ्रीजिंग कहलाता है। संघनन और जमना। पौधे की जड़ की वृद्धि को मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन नियंत्रित और बढ़ावा देता है? तो ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सिन हार्मोन ये पाया जाता है रूट टिप पे, जड़ के शीर्ष पे और तने के शीर्ष पे, शूट टिप पे। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करता है ना, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। जिबरलिन जो है तने की लंबाई को बढ़ाता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है। और इथाइलिन जो है एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है जिसका काम होता है प्राकृतिक रूप से फलों को पकाना, है ना, पत्तियों को पेड़ से गिराना, ये सब काम होता है। ए हमारा राइट आंसर। मधुमक्खी शहद का उत्पादन करती है, इसलिए मधुमक्खी एक डैश है। उत्पादक किसको बोलते हैं? जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे हरे पादप है, नीलहरित शैवाल है, इससे हम लोग उत्पादक बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद से बनाते हैं। मधुमक्खी फूलों का रस जो है चूसती है, तो मधुमक्खी एक शाकाहारी है,
तो हम मधुमक्खी को प्राथमिक उपभोक्ता बोलेंगे। शाकाहारी को जो खाए छोटे मांसाहारी उसे हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता बोलते हैं। अपघटक किसे बोलते हैं, आंसर हमारा बी हो जाएगा। अपघटक किसे बोलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि कवक है, सारे कवक नहीं, कुछ कवक। ये हमारे अपघटक होते हैं जो जीव जंतु मर जाते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको जो है नष्ट करते हैं, और उस प्रोसेस को अपघटन कहा जाता है। अपघटक को ही हम लोग मृतोपजीवी बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। धारावाही चालक द्वारा निर्मित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है, इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल ने दिया था अपना राइट हैंड थंब रूल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को डालते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। उस बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग ने दिया था बाएं हाथ का नियम। जब हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को चलाते हैं, धारावाही चालक नहीं है, हम जो चला रहे हैं उससे धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। हम जिस चालक को चला रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र में उससे धारा प्रेरित नहीं हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र है और चालक को हम लोग उसमें चला रहे हैं। वैसे केस में उस चालक में धारा उत्पन्न होती है जिससे हम लोग प्रेरित धारा बोलते हैं, और उसकी दिशा निकालने के लिए हम लोग दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं जो फ्लेमिंग ने ही दिया हुआ है। राइट, तो हमारा आंसर जो है यहां पर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लड़कियों में यौन परिपक्वता का लक्षण नहीं है। तो जब लड़कियां जो है लड़कियों में यौन परिपक्वता आती है, यानी जब उसमें प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, तब उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि त्वचा तैलीय हो जाती है, जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और पीरियड्स आने उनमें शुरू हो जाते हैं। आवाज़ का फटना ये जो है लड़कों में होता है ना, ये देखा जाता है लड़कों में। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे जो है लक्षण हमें लड़कियों में देखने को मिलते हैं। एक कार के वेग को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य क्या है यदि कार का द्रव्यमान 150 किलोग्राम है। अब देखो यहां पर आपसे कार्य पूछा गया है, कार्य, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको u और v दिया हुआ है और साथ में आपको द्रव्यमान दिया हुआ है। कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है बल गुने में विस्थापन। अगर बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक समान है, ना तो आपको यहाँ पर बल दिया हुआ है ना ही आपको विस्थापन दिया हुआ है, तो कार्य आप कैसे निकालेंगे। जब आपको अलग अलग चालें दी गई होती है तब कार्य निकालने का सूत्र होता है हमारे पास ये आपको ध्यान में रखना। इसी को हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। अब देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर आपको एसआई मात्रक में चाहिए, तो इससे हम लोग एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। तो 18 दूनी में 36 हो जाएगा, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 72 गुने में 5 बट्टे में 18, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब हम लोग इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हाफ m का मान 150 किलोग्राम दिया हुआ है, v का मान 20 है, स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, u का मान 10 है, स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 75 हो जाएगा, 400 में से हम 100 घटाएंगे 300 हो जाएगा, 3 बच्चे में 15 हो जाएगा, 3 7 21 22, और फिर हम लोग 2 जीरो डालेंगे तो 22,500 जूल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। जो जठर ग्रंथियां हैं हमारे अमाशय में, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका स्राव भी करती है, म्यूकस का सिक्रेशन भी करती है, पेप्सिन जो एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने वाला इसका स्राव भी करती है। लाड़ का स्राव जो है लाड़ ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, लाड़ ग्रंथि के द्वारा किया जाता है हमारे मुख गुहा में। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है, साथ में जो भोजन में सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने का काम करता है। और ये जो श्लेष्मा है ये हमारे अमाशय की भित्ति को बचाने का काम करता है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत अम्ल होता है। तो जो हमारी भित्ति है अमाशय भित्ति वो जल जाएगी, इसीलिए इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सिक्रीशन से पहले श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है ताकि इसके प्रभाव को थोड़ा कम कर दिया जाए। कौन सा अधातु धातु की तरह चमकता है। धातुओं का ये गुण है कि उसमें चमक होती है। धातु जब अपने शुद्ध रूप में होता है ना, धातु जब अपने शुद्ध रूप में होता है तब उसमें चमक होती है, लेकिन अधातुओं में वो चमक नहीं होती है।
एक अधातु ऐसा है जिसमें धातुओं जैसी चमक है, वो है आयोडीन। आयोडीन है तो अपने आप में अधातु, लेकिन इसमें धातुओं जैसी चमक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है? तो जब धातु को उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है तो लास्ट में जाकर के जो भी थोड़ी बहुत अशुद्धि बची होती है उस अशुद्धि को हटा करके धातु को शुद्ध किया जाता है। इनके कई सारे मेथड्स होते हैं। सबसे कॉमन क्या है? विद्युत अपघटनी शोधन। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर तेल लगाया जाता है, पेंट किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि अशुद्ध धातु को शुद्ध करना है, तो इसके लिए है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में सही कथन चुनिए। धातु रहित ऑक्साइड, यहाँ पर ध्यान देना, धातु रहित ऑक्साइड का मतलब हो गया यहाँ पर अधातु ऑक्साइड। ठीक है, अधातु ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइड जो है ये अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु रहित ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। क्योंकि अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो क्षार के साथ अभिक्रिया करने से लवण और जल बनता है। सही है। धातु रहित ऑक्साइड यानी कि अधातु ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। सही है, दोनों कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, सी हमारा राइट आंसर। फूल का मादा प्रजनन अंग स्त्री केसर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्त्री केसर में एक तो ये वर्तिकाग्र आता है, फिर ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। ये स्त्री केसर है। ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, है ना, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये जो डंडी जैसा है इसे हम लोग वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये अंडाशय होता है, अंडाशय होता है। और इसी अंडाशय में बीजांड होता है। तो बीजांड धारण करना एवं निषेचन कराना। ठीक, निषेचन की प्रक्रिया जो है इसी बीजांड में होता है, क्योंकि बीजांड में ही अंडाणु होता है, वहीं पर शुक्राणु पहुंचता है और निषेचन होता है। ठीक, ये स्टाइल है, स्टिग्मा है, और ये ओवरी है, और ये ओव्यूल है। जो पॉलिनेशन होता है तो पॉलन जो है इसी स्टिग्मा पे आता है। ये स्टिग्मा जो है चिपचिपा होता है ताकि पॉलन जो है आए तो यहाँ पर चिपक जाए। पॉलन के आने के बाद पॉलन ट्यूब बनता है, तब जाकर के निषेचन की प्रक्रिया होती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पराग कण बनाना ये किसका काम है? पराग कोश का काम है। पराग कोश का काम है, जो कि नर प्रजनन तंत्र है, नर प्रजनन भाग है ना, नर प्रजनन भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पार्ट 20 हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।